भुट्टे वाला। एक गांव में 3 सबसे अच्छे दोस्त भूषण, रवि और संतोष रहते थे। इन तीनों दोस्तों ने मिलकर मकई की फसल की कटाई शुरू की। उनकी पत्नियां नाश्ते के डिब्बे के साथ रोज खेत आती थीं और अपने पतियों को खाना खिलाती थीं। तीनों किसान एक दूसरे के बहुत करीब थे, यहाँ तक कि उनकी पत्नियां भी एक दूसरे के बहुत करीब थीं। तीनों ने बहुत मेहनत की और बदले में उन्हें बहुत अच्छी फसल मिली। इसके साथ वे गांव के बाजार में मकई बेचने लगे। कुछ ही समय में स्वाद और मिठास के कारण सभी मकई भुट्टे बिक गए और दिन के अंत में उन्हें खूब कमाई हुई। उन्हें जो भी मुनाफा मिलता था वह उस पैसे को अपनी पत्नियों को भविष्य में उपयोग के लिए दे देते थे। उन 3 दोस्तों के लिए फसल काटना, खेत में देखभाल करना। तीनों किसान अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। उनकी पत्नियां अपने दैनिक घरेलू कामों को पूरा करती थीं और एक साथ एक जगह बैठकर फिर गपशप करती थीं। फिर एक दिन रवि और संतोष की पत्नी आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। फिर भूषण की पत्नी अपने गले में एक बहुत लंबी सोने की माला पहनकर आश्चर्यजनक तरीके से उनके पास आई। अन्य 2 महिलाएं उस लंबी सोने की माला को देखकर आकर्षित हुईं और वो भी वैसी माला खरीदना चाहती थीं। यह जानने के बाद कि भूषण की पत्नी ने अपने पति की बचत से सोने की लंबी चेन खरीदी है, उन्होंने भी अपने पतियों की बचत से सोना और साड़ी खरीदे और फिर उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। पतियों ने अपनी पत्नियों को सोने की माला और महंगी साड़ी पहने देखा और उनसे इसके बारे में पूछा। ऐसा बेफजूल खर्च पर पैसा बर्बाद करने के कारण वह सभी अपनी पत्नियों से नाराज थे और तीनों गुस्से में घर से निकल गए और सीधे खेत में आ गए। तीनों ने इस पर चर्चा की। वह उन्हें सबक सिखाना चाहते थे। उन्हें ऐसा लगा कि अगर वह अब सही निर्णय नहीं लेंगे तो भविष्य में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए वे एक विचार लेकर आए जो इस मामले में उनकी मदद कर सकता था। इसे लागू करने के लिए सभी घर वापस गए। हमारे भविष्य के बारे में बिना सोचे तुमने हमारी बचत को बर्बाद कर दिया। इसके बदले में तुम्हें एक व्यवसाय या नौकरी करके अपने सोने और साड़ियों के मूल्य जितना पैसा कमाना पड़ेगा। तुम तीनों आपस में फैसला करो कि इतनी बड़ी रकम कैसे कमाओगे और हमें अपना अंतिम फैसला सुनाओ। हमें बस ये बताएं कि आप तीनों कब शुरू करने जा रहे हैं। जल्दी निर्णय लो। आप महिलाओं के पास सिर्फ 30 दिन हैं। तीनों अपनी पत्नियों को समझाकर घर से निकले। उसके बाद तीनों पत्नियां अपने सामान्य स्थान पर मिली। 30 दिनों में इतनी बड़ी कमाई कैसे संभव है? इतनी बड़ी रकम कमाने के लिए हमें ऐसा व्यवसाय शुरू करना होगा जो इस गांव में अभी तक नहीं है। यह क्या व्यवसाय हो सकता है? तीनों ने खूब चर्चा की। अरे मेरे पास विचार है। हमारे पति से सभी भुट्टे खरीदते हैं। हम 3 प्रकार के भुट्टे बेच सकते हैं।
एक कच्चे, फिर एक तले हुए और एक वो जिस पर नींबू, नमक और काली मिर्च का लेप हो। अन्य 2 महिलाएं भी भूषण की पत्नी से सहमत थी। वे तीनों अपने पतियों के पास गईं और अपने विचार के बारे में बताया। उनकी बात सुनकर तीनों किसानों ने सहमति जताई। उस दिन से उन तीनों ने बहुत मेहनत करना शुरू कर दिया, जैसा कि उन्होंने अपने पतियों से वादा किया था। उन्होंने अपनी दुकान के ठीक सामने एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था कच्चा भुट्टा 15 रुपए, तला हुआ भुट्टा 20 रुपए और तला हुआ भुट्टा नमक, नींबू और काली मिर्च के साथ 25 रुपए। एक महिला ने भुट्टे का छिलका उतारा, दूसरी ने भुट्टे को भूना और तीसरी ने भुट्टे पर नींबू, नमक और काली मिर्च का लेप लगाया। बाद में उन्होंने उसे बेचकर पैसे कमाए। हालांकि ये महंगा था, पर फिर भी लोगों ने उसे खरीदना शुरू किया। 2 दिनों में ही काफी लोग भुट्टे लेने के लिए आए। उस मीठे रसीले भुट्टे के लिए लोग लंबी कतार में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। दिन के अंत में उन्होंने भुट्टे बेचकर 6,000 रुपए कमाए। इसी तरह से यह 30 दिनों तक जारी रहा और उन्होंने लगभग 1,80,000 रुपए कमाए। 31वें दिन वे तीनों अपने व्यवसाय से कमाए हुए पैसे लेकर अपने पतियों के पास गईं। पैसे वापस देने के बाद उन्होंने अपने पतियों से वादा किया कि वह अपने व्यवसाय को जारी रखेंगी और कड़ी मेहनत करेंगी। इसी तरह तीनों महिलाओं को पैसों और मेहनत का मूल्य पता चला। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पहले की गई गलती को कभी नहीं दोहराया। उन्होंने अपने पतियों के काम में हाथ भी बटाया। बहुत सारी कमाई के साथ वे नाम और प्रसिद्धि के साथ खुशी से रहते थे। रत्तम्मा नारियल की बंडी ढकेलते हुए सारा गांव घूमती है। कोई भी उसके पास नारियल नहीं खरीद रहा। उस गांव के सारी गलियां ऐसे घूमती हैं कि उसके पैर भी थक गए। का बेटा, माँ भूख लग रहा है माँ, ऐसे पूछने पर उसे रोना आ जाता है और रत्तम्मा को पता नहीं चलता कि वो क्या करे। तब वो एक जगह उसकी बंडी रोककर एक नारियल काटकर, आज के लिए खाकर अपना पेट भर लो बेटा, कल अच्छा खाना खिलाऊंगी, ऐसे कहकर अपने बेटे को देखते हुए अपने जीवन को कोसती है। मगर वो दोष किसको मानेगी? रत्तम्मा को समझ में नहीं आता। एक समय में रत्तम्मा बाकी गांव वालों की तरह ही छोटे मोटे कूली का काम करती थी, लेकिन उसे लगता है कि उसे उसका मेहनत का फल नहीं मिल रहा। इसी दुख में वो दिन गुजारती थी। कुछ ही दिन पहले रत्तम्मा का पति पी पी कर मर गया। घर के सारे पैसे वो अपने दारू में लगा दिया और घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। इसीलिए रत्तम्मा को क्या करे ये पता नहीं चल रहा था और उसे इसी बात का डर था कि वो अपने बेटे को कैसे पढ़ाएगी। एक दिन वो अपने घर के बरामदे में बैठकर यही सोचती रहती है कि वो पैसे कैसे कमाएगी। तभी फैसला करती है कि वो एक छोटा सा व्यापार करेगी। इसी सोच में वो जब सर उठाकर ऊपर देखती है, उसके घर के ठीक सामने मौजूद एक नारियल का पेड़ उसे नजर आता है। तब वो फैसला करती है कि वो नारियल बेचेगी। उसके फैसले के अनुसार ही वो अगले दिन उस गांव के जंक्शन के बीच में नारियल का एक छोटा सा बंडी लगाती है। लेकिन तब तक उसी जंक्शन पे 2 और ऐसे व्यापारी थे जो नारियल बेच रहे थे। उन दोनों के वजह से रत्तम्मा का व्यापार ठीक से नहीं चलता है। इसी कारण 2-3 दिनों से रत्तम्मा की बंडी से सिर्फ 2 या 3 नारियल ही बिके थे। बाकी सारे वैसे के वैसे ही रह गए। ये देख निराश होकर रत्तम्मा ये फैसला करती है कि अगर वो गांव के सारी गलियां घूमकर बेचने की कोशिश करेगी तो कम से कम कुछ तो बिक जाएंगे। तब जाकर वो ऐसे गलियों में घूमती रही। आंखों में से निकल रहे आंसू को पोंछकर वो बस अपनी किस्मत को कोसकर घर जाने ही लगती है कि बीच रास्ते में उसे एक पाठशाला नजर आती है। उस पाठशाला के बच्चे वहाँ बेच रहे स्नैक्स को देख उस दुकान के चारों ओर घेर कर उनको खरीदने लगते हैं।
ये देख रत्तम्मा का बेटा, माँ मुझे भी वो खाना है माँ, ऐसे वो भोला बच्चा पूछता है। ठीक तभी अचानक रत्तम्मा को एक अच्छी योजना सूझती है। तब वो उसके बेटे से ऐसे कहती है, हमारे पास उसको खरीदने के पैसे नहीं है बेटा, लेकिन घर जाते ही मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी मिठाई बनाऊंगी, ठीक है? चलो हम अभी घर चले जाएंगे। घर आते ही बचे नारियल में से कुछ ही को काटकर उनसे कुछ मिठाइयाँ बनाती है और उन मिठाइयों को अगले ही दिन उस पाठशाला के पास बेचने लगती है। उस दिन तक किसी ने भी नारियल से बनाए हुए मिठाई को वहाँ पे नहीं बेचा था, इसीलिए पाठशाला में मौजूद सारे बच्चे एक ही बार में वहाँ आकर सारी मिठाइयाँ खरीद लेते हैं। बस रत्तम्मा की खुशी का कोई सीमा नहीं। घर जाते ही वो नारियलों से दूसरी तरह की मिठाई बनकर अगले ही दिन वहाँ आकर उसे बेचती है। पिछले दिन की तरह ही बच्चे वहाँ आकर सारी मिठाइयों को खरीद लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे पूछते हैं, आंटी कल जैसे मिठाई नहीं है क्या? कल लेके आऊंगा बेटा। ये कहकर घर पहुंचते ही अगले दिन के लिए नारियल से ही 2-3 प्रकार की मिठाइयाँ बनाती है। तीसरे दिन भी सारी मिठाइयाँ बिक जाती है। तब वहाँ मौजूद बाकी व्यापारी ये देख रत्तम्मा के पास आकर ऐसे कहते हैं, अम्मा कुछ मिठाइयाँ हमको भी बेचो, वो हमारे दुकान में बेचेंगे हम तुम्हें दुगना पैसे देंगे इनके लिए, ऐसे कहते हैं। ये सुनकर रत्तम्मा इस बार ज्यादा मात्रा में मिठाइयों को बनाकर अगले दिन वहाँ के व्यापारियों को बेचती है दुगने गुना में। बचे सारे पाठशाला के बच्चों को हमेशा की तरह बेचती है। ये देख बच्चे सारे वापस रत्तम्मा के पास ही मिठाइयाँ खरीदते हैं। ये देख बाकी व्यापारी रत्तम्मा से ऐसे कहते हैं, तुम अगर ऐसे ही हमारे बगल में दुकान लगाकर वही मिठाइयाँ कम दाम में बेचोगे तो हमारा धंधा कैसे चलेगा मैम? अगर तुम्हें बेचना है तो हमारे ही दाम पे बेचना होगा। तब रत्तम्मा, लेकिन बच्चे इतने दाम पे कैसे खरीदेंगे? उस सब से हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर यहाँ धंधा करना है तो हमारी सुनो, वरना यहाँ से निकल जाओ, ऐसे कहते हैं। ये सुनकर रत्तम्मा उसके घर पहुंचकर बहुत सोचने लग जाती है। अगले दिन वो उस पाठशाला के पास एक बड़ा सा मिठाई का दुकान ही खोल देती है। उसमें सिर्फ नारियल से बनाई हुई मिठाइयाँ ही बेचती है। अब रत्तम्मा को किसी से कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ रत्तम्मा की तरह नारियल से मिठाई बनाकर बेचने वाला उस गांव में और कोई नहीं था। अब इस कारण रत्तम्मा के मिठाई का दुकान सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि सारा गांव जाता था। कुछ ही दिनों में रत्तम्मा अमीर बन जाती है और उसी पाठशाला में वो अपने बेटे को पढ़ाती भी है। ऐसे प्यार से वो उस नारियल के पेड़ को हर रोज पूछकर पानी डालती थी। सुबह उठकर वनजाक्षी देखती है कि जहाँ पिछली रात को एक छोटा सा पौधा था, वो अगले दिन एक बड़ा 6 फुट वाला पेड़ बन चुका था। और इतना ही नहीं, उनपे बैंगन भी इतने भरे भरे और 4 गुना बड़े भी उग गए थे। ये देख वनजाक्षी अपनी आंखों का खुद यकीन नहीं कर पा रही थी। पेड़ के पास आकर उसे जांचने लगती है। ये कैसे हुआ? ये मुमकिन कैसे है? कल तक तो ये पौधा था, आज पेड़ कैसे बन गया? वो ऐसे सोच में पड़ गई थी कि इतने में उसकी बेटी वसुंधरा वहां आकर उस पेड़ को देख ऐसे ही चौंक जाती है। कुछ देर बाद वो हार मानकर कुछ बैंगन को लेकर उनका भरता बनाती है। बस वो भरता स्वादिष्ट था। उस स्वाद पे फिदा होकर माँ बेटी दोनों बचे कुछ बैंगनों को उनके आजू बाजू पड़ोसी लोगों में बांट देते हैं। अगले दिन उस बैंगन के स्वाद पे फिदा होकर बार बार वनजाक्षी के घर आकर उनसे बैंगन पूछते हैं। और इतना ही नहीं, जितने बैंगन को कल वो पेड़ से तोड़े थे, उतने ही बैंगन अगले दिन वापस उग गए थे। ये देख माँ बेटी दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं।
तब दोनों फैसला करते हैं कि इन बैंगनों को मुफ्त में नहीं देना है। ये कहकर बेचते हैं कि ये जादुई पेड़ है और इसके बैंगन बहुत स्वादिष्ट हैं। ऐसे वो बैंगन दुगने रेट में बिक जाते हैं। कुछ ही दिनों में इन स्वादिष्ट बैंगनों के बारे में और वो बड़ा सा बैंगन के पेड़ के बारे में इधर उधर बात फैलकर आजू बाजू पड़ोसी शहर तक पहुंच जाता है। इसलिए हर रोज सुबह शुरू होते ही पेड़ में भर के बैंगन उगते थे और उनके लिए लोगों की लाइन लग जाती थी सुबह सुबह, और वो भी वनजाक्षी के घर के बाहर। वनजाक्षी का पैसों का डिब्बा हर रोज पैसों से भर जाता था और ये बहुत साधारण सी चीज होती थी। कुछ ही दिनों में वनजाक्षी का नाम बैंगन से जुड़ गया और सब उसे बैंगन बेचने वाली वनजाक्षी करके बुलाने लग गए। और इतना ही नहीं, वो बहुत कम समय में उस सारे गांव में सबसे अमीर बन जाती है। बड़ी सी बंगला बनवाती है और उस बैंगन के पेड़ के चारों ओर बाड़ लगवा देती है और उस पेड़ के पास एक सिक्योरिटी गार्ड को भी रख लेती है। एक दिन वसुंधरा वनजाक्षी के पास जाकर ऐसे कहती है, माँ, रातों रात एक छोटा सा पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? और ऊपर से अगर सारे के सारे बैंगन हमने तोड़ दिया तो भी अगले दिन उनके जगह में उतने ही भर के बैंगन उग जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है? अरे हाँ, मैं भी इस चीज के बारे में सोचना भूल गई। चलो, जो भी हुआ उनसे हमारा अच्छा ही तो हुआ। अब तो मुझे तुम्हारी शादी की भी कोई फिक्र नहीं है बेटा, ऐसे कहती है। और ठीक तभी वनजाक्षी को एक बात याद आती है। उस समय में जब भी वनजाक्षी के लिए रिश्ते लाते थे तो कुछ भी सेट नहीं होता था। अगर वसुंधरा को लड़का पसंद आ गया तो लड़के वालों को इनका दहेज नहीं पसंद आता था, और अगर लड़के ने वसुंधरा को पसंद कर लिया तो वसुंधरा को वो लड़का पसंद नहीं आता था। ऐसे बहुत सारे रिश्ते देख देख कर वनजाक्षी थक कर ये सोचने लगती है कि शायद उसकी बेटी के कुंडली में कोई दोष है, इसीलिए वो बहुत सारे पूजा पाठ करवाती रहती थी। ऐसे ही एक दिन वो मंदिर में पूजा करवा के घर लौटती रहती है। तब रास्ते में उसे एक बैंगन का टुकड़ा नजर आता है। उसे लेकर वो अपने घर के सामने रख देती है। और कुछ दिन बाद उस जगह में एक छोटा सा पौधा उग गया था। मंदिर जाने से पहले उन बैंगनों को देख वनजाक्षी सोचती है, घर आने के बाद ना इन बैंगनों का एक बहुत अच्छा भरता बनाना है मुझे। यही सोचते हुए वो मंदिर चलती रहती है। रास्ते में वो ऐसे सोचती है, अगर कोई वो बैंगन को लेके गया तो वो फैसला करती है कि जल्दी जल्दी वो मंदिर जाकर भगवान की प्रार्थना करके बाहर आ जाएगी। वापस आते वक्त उसे रास्ते में एक साधु नजर आते हैं। उनके पास जाकर वो ऐसे पूछती है, स्वामी, मैं मेरी बेटी की शादी करवाने के लिए बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं हो रहा है। कृपा करके इसका कोई हल निकाल दीजिए। ठीक है, उस जगह पे बैठकर अपनी पूरी मन से प्रार्थना करो, ऐसे कहते हैं साधु। तब वनजाक्षी उस साधु के सामने बैठकर इसी डर में पड़ी रहती है कि कहीं कोई उस बैंगन को चुरा ना ले। हे भगवान, मेरे घर जाने तक उन बैंगनों को संभाल के रखना, किसी को उसे चुराना नहीं है। इसका प्रार्थना करके वो उठकर साधु के पास जाकर आशीर्वाद दीजिए स्वामी, ऐसे कहती है। तब साधु कहते हैं, जो प्रार्थना तुमने अपने मन से, पूरे मन से किया है, तुम्हें वो हासिल होगा, और वो भी दुगने में। जाओ बेटी। तब जाकर वनजाक्षी को समझ आता है कि हुआ क्या था, और वो वसुंधरा को ये सब समझा देती है। तो तुमने मेरे शादी के बारे में नहीं, बैंगन के बारे में प्रार्थना किया था? हाँ, तुम भी ना, ये कहकर हंस लेती है। चलो, जो भी हुआ हमारा तो भला ही हुआ ना बेटी। इस बैंगन के पेड़ के वजह से हम अमीर बन गए हैं, और कल ही तुम्हारा स्वयंवर है, तैयार हो जाओ। ये कहकर आजू बाजू पड़ोस के सारे गांव में डंडोरा पिटवाती है कि उससे भी अमीर लोग उसकी बेटी से शादी करने के लिए स्वयंवर आ जाए। तब तक बैंगन बेचने वाली वनजाक्षी तो बहुत प्रसिद्ध थी, और उस घर के जादुई बैंगन का पेड़ भी। इसीलिए उससे रिश्ता पक्का करने के लिए बहुत सारे अमीर लोग लाइन में लग गए थे। उनमें से अमीर और अच्छा दिखने वाले एक आदमी से वनजाक्षी अपनी बेटी वसुंधरा की शादी करवा लेती है। कुछ दिन बाद जब उसके सारे जिम्मेदारियां खत्म हो गई थी, वनजाक्षी उस बैंगन के पेड़ के पास बैठकर ऐसे सोचने लगती है,
उस दिन मुझे इस बैंगन के बारे में काश कुछ सोने का ख्याल आया होता। बैंगन के बदले में सोना दुगने में मिल जाता था, तब मैं और अमीर बन जाती थी। हाँ। अगले दिन सुबह उठ के देखने पर उस बड़े बैंगन के पेड़ के जगह में वही पुराना वाला छोटा सा पौधा था जो वनजाक्षी ने वहां लगाया था। तब वनजाक्षी को पूरी बात समझ में आती है। आशा करना तो अच्छा ही है, लेकिन लालच करोगे तो निराशा ही मिलेगी।